उधर शाम को आर्यन और नेहा कंपनी की लाइब्रेरी में बैठे थे। दोनों फाइलें देख रहे थे। नेहा ने धीरे से कहा, कभी कभी लगता है सच तक पहुंचने का रास्ता बहुत लंबा होता है। आर्यन मुस्कुराया, लेकिन मंजिल हमेशा उसी को मिलती है जो बीच रास्ते में हार नहीं मानता। नेहा ने पहली बार उसका हाथ हल्के से थाम लिया। हम हारेंगे नहीं। आर्यन ने उसकी ओर देखा। उस एक पल में दोनों को शब्दों की जरूरत नहीं थी। उन्हें सिर्फ एक दूसरे पर भरोसा था। लेकिन उसी समय कंपनी के सर्वर रूम में लाल रंग की चेतावनी लाइट जल उठी। स्क्रीन पर लिखा था, अनऑथराइज्ड रिमोट एक्सेस डिटेक्टेड। आईटी टीम दौड़कर अंदर पहुंची। किसी ने फिर से सिस्टम में घुसने की कोशिश की थी। और इस बार उस हमलावर ने एक छोटी सी गलती कर दी थी। वही गलती जो उसे सीधे कानून के सामने खड़ा कर सकती थी। अगली सुबह ठीक 9 बजे सिंघानिया कॉरपोरेशन के साइबर सिक्योरिटी विभाग में असाधारण हलचल थी। पूरी टीम रात भर सर्वर लॉग की जांच करती रही थी। आर्यन, नेहा, राजेश सिंघानिया और सुरक्षा प्रमुख अमित चौहान भी वहीं मौजूद थे। मुख्य साइबर विशेषज्ञ रोहित ने स्क्रीन की ओर इशारा करते हुए कहा, सर, जिसने भी सिस्टम में घुसने की कोशिश की, उसने अपनी पहचान छिपाने की पूरी कोशिश की थी। लेकिन? आर्यन ने पूछा। लेकिन क्या? रोहित मुस्कुराया। हर अपराधी कोई न कोई गलती जरूर करता है। उसने स्क्रीन पर एक नक्शा खोला। यह देखिए। हमलावर ने वीपीएन का इस्तेमाल किया, कई सर्वर बदले, लेकिन आखिरी 2 सेकंड के लिए उसका असली नेटवर्क सक्रिय हो गया। पूरे कमरे की नजर स्क्रीन पर टिक गई। लोकेशन देखकर अमित चौहान चौंक गए। सर, यह तो हमारी ही कंपनी के पुराने प्रशासनिक ब्लॉक का नेटवर्क है। आर्यन ने तुरंत आदेश दिया, उस ब्लॉक को अभी सील कर दीजिए। कुछ ही मिनटों में सुरक्षा टीम वहां पहुंच गई। पूरा ब्लॉक खाली करा लिया गया। एक एक कमरा जांचा जाने लगा। विक्रम सूद भी वहां पहुंचे। उन्होंने सामान्य बनने की कोशिश करते हुए पूछा, क्या हुआ? आर्यन ने शांत स्वर में कहा, सिर्फ एक नियमित जांच। विक्रम मुस्कुराए, लेकिन उनके माथे पर पसीने की छोटी छोटी बूंदें दिखाई देने लगीं। जांच के दौरान एक पुराना स्टोर रूम खोला गया। वह कमरा वर्षों से बंद पड़ा था। धूल जमी हुई थी। पुरानी फाइलें और बेकार कंप्यूटर रखे थे। तभी रोहित की नजर एक मेज के नीचे रखे छोटे से राउटर पर पड़ी। सर, यह नया है। सब हैरान रह गए। इतने पुराने कमरे में बिल्कुल नया नेटवर्क उपकरण? रोहित ने उसे चालू किया। उसमें एक छिपा हुआ मिनी कंप्यूटर जुड़ा था। उसकी हार्ड डिस्क में कंपनी के वित्तीय रिकॉर्ड की कॉपी, फर्जी लॉगिन स्क्रिप्ट और चेयरमैन की आईडी की नकली एक्सेस फाइलें मिली। नेहा ने धीरे से कहा, यानी यहीं से आर्यन को फंसाने की कोशिश हुई थी। लेकिन आर्यन ने तुरंत कहा, रुकिए, यह मशीन यहां मिली है, लेकिन इससे यह साबित नहीं होता कि इसे चलाया किसने। राजेश सिंघानिया ने बेटे की ओर देखा। उन्हें गर्व हुआ। इतने मजबूत सबूत मिलने के बाद भी आर्यन जल्दबाजी नहीं कर रहा था। उसी समय रोहित ने एक और फाइल खोली। उसमें सिस्टम की ऑटोमेटिक फोटो कैप्चर सुविधा सक्रिय थी। जब भी कोई इस कंप्यूटर में लॉगिन करता, वेबकैम उसकी तस्वीर खींच लेता। सबकी सांसें थम गईं। पहली तस्वीर खुली। चेहरा साफ नहीं था। दूसरी तस्वीर, टोपी पहने एक व्यक्ति। तीसरी तस्वीर खुली। कमरे में सन्नाटा छा गया।
नेहा ने धीरे से कहा। ये स्क्रीन पर साफ दिखाई दे रहा था, करण मल्होत्रा। लेकिन उसके पीछे शीशे में एक और धुंधली परछाई दिखाई दे रही थी। रोहित ने तस्वीर को जूम किया। चेहरा धीरे धीरे साफ होने लगा। वह विक्रम सूद जैसा लग रहा था, लेकिन तस्वीर पूरी तरह स्पष्ट नहीं थी। विक्रम तुरंत बोले, यह एडिट की हुई तस्वीर भी हो सकती है। आर्यन ने उनकी ओर देखा। बिल्कुल, इसलिए हम किसी निष्कर्ष पर अभी नहीं पहुंचेंगे। यह सुनकर विक्रम ने राहत की सांस ली। उन्हें लगा वे अभी बच गए। दोपहर में श्यामलाल जी आर्यन के केबिन में पहुंचे। उन्होंने कहा, बेटा, आज मुझे एक पुरानी बात याद आई। करीब 6 साल पहले कंपनी के सभी बड़े भुगतान सिर्फ एक व्यक्ति की मंजूरी से होते थे। आर्यन ने पूछा, कौन? श्यामलाल ने जवाब दिया, विक्रम सूद नहीं, उनका निजी सहायक राघव। वह अचानक नौकरी छोड़कर गायब हो गया था। आर्यन तुरंत खड़ा हो गया। अगर राघव मिल गया तो शायद पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी। उसी शाम जांच टीम ने राघव की तलाश शुरू कर दी। उधर विक्रम सूद अपने केबिन में अकेले बैठे थे। उन्होंने धीरे से दराज खोली। उसमें एक पुरानी डायरी रखी थी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, अगर कभी मैं पकड़ा जाऊं तो सच इस डायरी में मिलेगा। विक्रम कुछ पल उस डायरी को देखते रहे, फिर उसे वापस दराज में रख दिया। उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। पहली बार उन्हें महसूस हुआ कि वर्षों से बुना हुआ उनका जाल धीरे धीरे टूटने लगा है। और शायद अब सच सामने आने में ज्यादा समय नहीं बचा था। अगले दिन सुबह आर्यन ने जांच टीम की बैठक बुलाई। कमरे में राजेश सिंघानिया, नेहा, अमित चौहान, श्यामलाल जी और साइबर टीम मौजूद थी। आर्यन ने कहा, हमारे पास शक है, कुछ सबूत हैं, लेकिन अदालत में सिर्फ सच नहीं, पक्का प्रमाण चाहिए। अगर राघव मिल गया तो शायद पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। अमित ने एक फाइल आगे बढ़ाई। सर, हमें राघव के बारे में एक जानकारी मिली है। वह पिछले 4 साल से अपनी असली पहचान छिपाकर उत्तराखंड के एक छोटे से कस्बे में स्कूल में अकाउंट्स का काम कर रहा है। राजेश ने तुरंत कहा, चलो अभी चलते हैं। लेकिन आर्यन ने सिर हिलाया। नहीं, अगर विक्रम को पता चल गया तो वह राघव तक पहले पहुंच जाएगा। हम चुपचाप जाएंगे। 2 दिन बाद आर्यन, नेहा और अमित बिना किसी शोर शराबे के उस छोटे कस्बे में पहुंचे। पहाड़ों के बीच बसा वह शांत इलाका शहर की भागदौड़ से बिल्कुल अलग था। सरकारी स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी। एक साधारण कपड़ों में व्यक्ति बच्चों की फीस का हिसाब लिख रहा था। अमित ने धीरे से कहा, सर, यही राघव है। आर्यन आगे बढ़ा। क्या आप राघव हैं? वह व्यक्ति घबरा गया। उसने तुरंत फाइल बंद कर दी। जी, लेकिन आप लोग कौन हैं? आर्यन ने अपना परिचय दिया। राघव का चेहरा एकदम उतर गया। उसके हाथ कांपने लगे। मैं अब उस दुनिया में वापस नहीं जाना चाहता। नेहा ने शांत स्वर में कहा, हम आपको पकड़ने नहीं आए हैं। हम सिर्फ सच जानना चाहते हैं। राघव कुछ देर चुप रहा। अगले दिन सुबह आर्यन ने जांच टीम की बैठक बुलाई। कमरे में राजेश सिंघानिया, नेहा, अमित चौहान, श्यामलाल जी और साइबर टीम मौजूद थी। आर्यन ने कहा, हमारे पास शक है, कुछ सबूत हैं, लेकिन अदालत में सिर्फ सच नहीं,
पक्का प्रमाण चाहिए। अगर राघव मिल गया तो शायद पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। अमित ने एक फाइल आगे बढ़ाई। सर, हमें राघव के बारे में एक जानकारी मिली है। वह पिछले 4 साल से अपनी असली पहचान छिपाकर उत्तराखंड के एक छोटे से कस्बे में स्कूल में अकाउंट्स का काम कर रहा है। राजेश ने तुरंत कहा, चलो अभी चलते हैं। लेकिन आर्यन ने सिर हिलाया। नहीं। खैर, विक्रम को पता चल गया तो वह राघव तक पहले पहुंच जाएगा। हम चुपचाप जाएंगे। 2 दिन बाद आर्यन, नेहा और अमित बिना किसी शोर शराबे के उस छोटे कस्बे में पहुंचे। पहाड़ों के बीच बसा वह शांत इलाका शहर की भागदौड़ से बिल्कुल अलग था। सरकारी स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी। एक साधारण कपड़ों में व्यक्ति बच्चों की फीस का हिसाब लिख रहा था। अमित ने धीरे से कहा, सर, यही राघव है। आर्यन आगे बढ़ा। क्या आप राघव हैं? वह व्यक्ति घबरा गया। उसने तुरंत फाइल बंद कर दी। जी, लेकिन आप लोग कौन हैं? आर्यन ने अपना परिचय दिया। राघव का चेहरा एकदम उतर गया। उसके हाथ कांपने लगे। मैं अब उस दुनिया में वापस नहीं जाना चाहता। नेहा ने शांत स्वर में कहा, हम आपको पकड़ने नहीं आए हैं। हम सिर्फ सच जानना चाहते हैं। राघव कुछ देर चुप रहा। फिर बोला, क्या विक्रम सर पकड़े गए? आर्यन ने जवाब दिया, अभी नहीं, लेकिन अगर आपने सच बताया तो शायद बहुत से निर्दोष लोगों को न्याय मिल जाएगा। राघव की आंखें भर आईं। वह पास की बेंच पर बैठ गया। धीरे धीरे उसने कहना शुरू किया, 6 साल पहले मैं विक्रम सूद का निजी सहायक था। शुरू में सब सामान्य था, लेकिन फिर उन्होंने मुझे कुछ फर्जी भुगतान पास करने को कहा। जब मैंने मना किया तो उन्होंने कहा कि अगर नौकरी बचानी है तो चुप रहो। मैं डर गया, और वही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। कमरे में सन्नाटा छा गया। राघव ने आगे कहा, कुछ महीनों बाद मुझे समझ आ गया कि करोड़ों रुपए फर्जी कंपनियों में भेजे जा रहे हैं। मैंने सबूत इकट्ठा करने शुरू किए, लेकिन विक्रम को पता चल गया। उन्होंने मुझ पर ही चोरी का आरोप लगा दिया। मैं भाग गया, क्योंकि मुझे लगा कोई मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगा। आर्यन ने पूछा, क्या तुम्हारे पास आज भी कोई सबूत है? राघव कुछ पल चुप रहा, फिर मुस्कुराया। इसी सवाल का इंतजार था। वह स्कूल के पुराने रिकॉर्ड रूम में गया। एक लोहे का छोटा सा बक्सा लेकर वापस आया। उसने ताला खोला। अंदर एक हार्ड ड्राइव, कुछ मूल बैंक दस्तावेज और एक हस्ताक्षरित अनुबंध रखा था। राघव बोला, मैं डर गया था। सबूत कभी नष्ट नहीं किए। आर्यन ने दस्तावेज ध्यान से देखे। उनमें फर्जी कंपनियों के खातों का पूरा रिकॉर्ड था। सबसे नीचे विक्रम सूद के हस्ताक्षर साफ दिखाई दे रहे थे। नेहा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अब सच छिप नहीं पाएगा। उसी समय सिंघानिया कॉरपोरेशन में विक्रम सूद बेचैनी से अपने केबिन में टहल रहे थे। उन्होंने करण को फोन किया। राघव मिल गया है। करण चौंक गया। क्या? हमें कुछ करना होगा। लेकिन करण ने पहली बार शांत आवाज में कहा, नहीं, अब बहुत देर हो चुकी है। मैं और गलतियां नहीं करूंगा। विक्रम गुस्से से चिल्लाए, तुम डर गए? करण बोला, नहीं, मैं थक गया हूं। सच से भागते भागते इंसान खुद से हार जाता है।
इतना कहकर उसने फोन काट दिया। विक्रम पहली बार पूरी तरह अकेले पड़ चुके थे। उन्हें समझ आ गया था, जिस साम्राज्य को उन्होंने झूठ पर खड़ा किया था, अब ढहने वाला है। लेकिन उनके पास अभी भी एक आखिरी चाल बाकी थी, और वही चाल पूरे सिंघानिया परिवार को फिर से मुश्किल में डाल सकती थी। अगले दिन सिंघानिया कॉरपोरेशन के मुख्य सभागार में एक विशेष बोर्ड मीटिंग बुलाई गई। कंपनी के सभी निदेशक, वरिष्ठ अधिकारी, ऑडिट टीम और कानूनी सलाहकार वहां मौजूद थे। पूरे हॉल में असामान्य शांति थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इतनी अचानक यह बैठक क्यों बुलाई गई है। कुछ ही क्षणों बाद आर्यन सिंघानिया मंच पर पहुंचे। उनके साथ राजेश सिंघानिया, नेहा, श्यामलाल जी और राघव भी थे। राघव को देखते ही कई पुराने कर्मचारी एक दूसरे को देखने लगे। वे उसे पहचान गए थे, क्योंकि वर्षों पहले उसे चोरी के झूठे आरोप में कंपनी से निकाल दिया गया था। आर्यन ने माइक्रोफोन संभाला और शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, आज की यह बैठक किसी नए प्रोजेक्ट या बिजनेस प्लान के लिए नहीं बुलाई गई है, बल्कि इस कंपनी का खोया हुआ विश्वास वापस लौटाने के लिए बुलाई गई है। पूरा सभागार एकदम शांत हो गया। इसके बाद आर्यन ने बड़ी स्क्रीन पर एक एक करके दस्तावेज दिखाने शुरू किए। फर्जी कंपनियों के रिकॉर्ड, करोड़ों रुपए के बैंक ट्रांसफर, पुराने अनुबंध और वर्षों से गायब की गई फाइलें। हर दस्तावेज की पुष्टि ऑडिट टीम और कानूनी सलाहकार करते गए। अब किसी के मन में यह संदेह नहीं बचा था कि कंपनी के साथ वर्षों से बहुत बड़ा वित्तीय धोखा किया जा रहा था। कुछ क्षण बाद आर्यन ने कहा, अब मैं उस व्यक्ति को मंच पर बुलाना चाहता हूं, जिसे वर्षों पहले झूठा चोर बनाकर इस कंपनी से निकाल दिया गया था। राघव धीरे धीरे मंच पर आया। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन इस बार उसमें डर नहीं था। उसने सबके सामने पूरी सच्चाई बता दी। कैसे उसे फर्जी भुगतान पास करने के लिए मजबूर किया गया, कैसे मना करने पर उसी पर चोरी का आरोप लगा दिया गया, और कैसे अपनी जान बचाने के लिए उसे सब कुछ छोड़कर भागना पड़ा। राघव की बात सुनकर कई पुराने कर्मचारियों की आंखें नम हो गईं। आर्यन ने फिर माइक्रोफोन उठाया और कहा, अब समय आ गया है कि वह व्यक्ति भी सामने आए, जिसके हस्ताक्षर इन सभी दस्तावेजों पर मौजूद हैं। पूरे हॉल की निगाहें एक साथ विक्रम सूद पर टिक गईं। विक्रम धीरे धीरे अपनी कुर्सी से उठे। कुछ पल तक उन्होंने किसी की ओर नहीं देखा। फिर खुद को संभालते हुए बोले, यह सब झूठ है। मुझे फंसाया जा रहा है। लेकिन तभी सभागार का मुख्य दरवाजा खुला। सभी लोगों की नजर उधर चली गई। अंदर करण मल्होत्रा आया। उसे देखते ही पूरा हॉल हैरान रह गया। राजेश सिंघानिया भी चौंक गए। करण सीधे मंच पर पहुंचा। उसने आर्यन की ओर देखा और फिर माइक्रोफोन उठाकर कहा, आज मैं झूठ नहीं बोलूंगा। पूरा सभागार शांत हो गया। करण ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ, मैंने गलतियां की। करण ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ, मैंने गलतियां की। मैंने धमकियां दी। मैंने कंपनी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन यह सब मैंने अकेले नहीं किया। उसने सीधे विक्रम सूद की ओर इशारा किया। हर योजना, हर फर्जी भुगतान, हर झूठ, इन सब के पीछे विक्रम सूद थे। पूरा हॉल स्तब्ध रह गया। विक्रम गुस्से से चिल्लाए, करण, तुम झूठ बोल रहे हो। लेकिन करण शांत रहा। उसने अपनी जेब से एक छोटी रिकॉर्डिंग डिवाइस निकाली और कहा, मैंने कई महीनों से हमारी बातचीत रिकॉर्ड की थी, क्योंकि मुझे भी डर था कि एक दिन सारी गलती मेरे सिर पर डाल दी जाएगी। उसने रिकॉर्डिंग चला दी। कुछ ही क्षणों बाद पूरे सभागार में विक्रम की आवाज गूंज उठी,
अगर कभी मामला खुल भी जाए तो सारी जिम्मेदारी करण पर डाल देंगे। रिकॉर्डिंग खत्म होते ही पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। अब विक्रम सूद के पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। उनके चेहरे का रंग उड़ चुका था। राजेश सिंघानिया धीरे धीरे अपनी सीट से उठे। वे विक्रम के सामने जाकर रुके और भारी आवाज में बोले, मैंने तुम्हें दोस्त समझा था, लेकिन तुमने दोस्ती नहीं, विश्वास की हत्या की है। यह सुनते ही विक्रम की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने सिर झुका लिया। उसी समय पुलिस टीम सभागार में पहुंची। कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद उन्होंने विक्रम सूद को हिरासत में ले लिया। जाते जाते विक्रम ने एक बार पीछे मुड़कर देखा, लेकिन इस बार उनकी आंखों में घमंड नहीं था, सिर्फ पछतावा था। मीटिंग समाप्त होने के बाद राजेश सिंघानिया फिर से मंच पर आए और उन्होंने पूरी कंपनी के सामने घोषणा की, आज से इस कंपनी में किसी भी कर्मचारी के साथ उसके पद, कपड़ों या आर्थिक स्थिति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। हर भर्ती पूरी तरह पारदर्शी होगी और जो भी ईमानदारी से काम करेगा उसे उसका पूरा सम्मान मिलेगा। पूरा सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। आर्यन ने मुस्कुराकर नेहा की ओर देखा। नेहा की आंखों में गर्व और सम्मान साफ दिखाई दे रहा था। उसे वह दिन याद आ गया जब उसने एक साधारण कर्मचारी समझकर आर्यन का सम्मान किया था। आज वही इंसान अपनी ईमानदारी, साहस और सच्चाई के दम पर हजारों कर्मचारियों का विश्वास जीत चुका था। कंपनी को न्याय मिल चुका था, सच्चाई जीत चुकी थी। लेकिन आर्यन के दिल में अभी भी एक अधूरा सपना बाकी था। अब वह पूरी दुनिया के सामने अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत फैसला लेने वाला था। विक्रम सूद की गिरफ्तारी के बाद पूरे सिंघानिया कॉरपोरेशन का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। जहां पहले कर्मचारी डर डर कर काम करते थे, वहीं अब हर कर्मचारी खुलकर अपनी बात रखने लगा था। कंपनी में शिकायत पेटी लगाई गई, भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी कर दी गई और हर महीने कर्मचारियों के साथ खुली बैठक होने लगी। आर्यन का सिर्फ एक ही नियम था, जिस ऑफिस में चपरासी सम्मान से नहीं रहता, उस ऑफिस में कोई अधिकारी महान नहीं हो सकता। धीरे धीरे यह बात पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गई और सिंघानिया कॉरपोरेशन ईमानदारी और सम्मान की नई मिसाल बन गया। कुछ सप्ताह बाद कंपनी का स्थापना दिवस आया। इस बार पूरा सभागार पहले से कहीं ज्यादा भव्य तरीके से सजाया गया था। लेकिन सबसे अलग बात यह थी कि पहली पंक्ति में सिर्फ निदेशक या बड़े अधिकारी नहीं बैठे थे, बल्कि सफाई कर्मचारी, सुरक्षा गार्ड, ड्राइवर, रिसेप्शनिस्ट और वर्षों से कंपनी की सेवा करने वाले कर्मचारी भी सम्मान के साथ बैठे थे। आर्यन स्वयं जाकर हर कर्मचारी का स्वागत कर रहा था। यह दृश्य देखकर नेहा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसे समझ आ गया था कि आर्यन सिर्फ एक सफल बिजनेसमैन नहीं, बल्कि एक महान इंसान भी है। कार्यक्रम शुरू हुआ। राजेश सिंघानिया मंच पर आए और मुस्कुराते हुए बोले, आज मुझे अपने बेटे पर गर्व है। इसने सिर्फ कंपनी नहीं संभाली, बल्कि इस परिवार का विश्वास भी बचाया है। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। फिर उन्होंने मुस्कुराकर कहा, लेकिन आज एक और घोषणा बाकी है। सभी लोग उत्सुक हो गए। आर्यन भी हैरान था। राजेश सिंघानिया ने कहा, मैं उस लड़की को मंच पर की बुलाना चाहता हूं जिसने मेरे बेटे को तब सम्मान दिया जब उसे कोई पहचानता तक नहीं था। कृपया नेहा शर्मा मंच पर आएं। पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा। नेहा घबराते हुए मंच पर पहुंची। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या होने वाला है। तभी आर्यन उसके सामने आया। उसने माइक्रोफोन उठाया और पूरे सभागार की ओर देखते हुए कहा, जब मैं एक साधारण कर्मचारी था, तब बहुत लोगों ने मेरे कपड़े देखे,
कुछ लोगों ने मेरी हैसियत देखी, लेकिन एक इंसान ने मेरा व्यवहार देखा। उसकी नजर नेहा पर टिक गई। नेहा, आपने मुझे कभी मेरे पद से नहीं तौला। जब मेरा अपमान हुआ, तब आप मेरे साथ खड़ी रहीं। जब मुझे नौकरी से निकाला गया, तब भी आपका व्यवहार नहीं बदला। और जब आपको पता चला कि मैं कंपनी का मालिक हूं, तब भी आपके सम्मान में कोई बदलाव नहीं आया। यह कहते हुए आर्यन ने अपनी जेब से एक छोटी सी अंगूठी निकाली। पूरा सभागार सांस रोके यह दृश्य देख रहा था। वह एक घुटने पर बैठ गया और मुस्कुराकर बोला, नेहा शर्मा, क्या आप जीवन भर मेरी साथी बनेंगी? नेहा की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। कुछ पल तक वह कुछ बोल ही नहीं पाई। फिर मुस्कुराते हुए उसने कहा, हाँ, मैं जीवन भर आपका साथ निभाऊंगी। बस इतना सुनते ही पूरा सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। राजेश सिंघानिया और संध्या जी की आंखों में भी खुशी के आंसू थे। कुछ दिनों बाद दोनों परिवार एक छोटे से शिव मंदिर में मिले। नेहा की मां ने संकोच से कहा, हम लोग बहुत साधारण हैं। राजेश सिंघानिया मुस्कुराए और बोले, रिश्ते बैंक बैलेंस से नहीं, संस्कारों से बनते हैं। संध्या जी ने नेहा का हाथ पकड़कर कहा, आज से तुम हमारी बहू नहीं, हमारी बेटी हो। नेहा की आंखें फिर भर आईं। कुछ ही दिनों बाद दोनों की शादी बहुत सादगी से संपन्न हुई। न कोई दिखावा था, न कोई करोड़ों का खर्च, न मीडिया की भीड़। सिर्फ दोनों परिवार, करीबी मित्र और ढेर सारी दुआएं थीं। शादी के बाद एक पत्रकार ने आर्यन से पूछा, आप चाहते तो देश की सबसे आलीशान शादी कर सकते थे, फिर इतनी सादगी क्यों? आर्यन मुस्कुराया और बोला, जिस लड़की ने मुझे एक साधारण कर्मचारी समझकर सम्मान दिया, उसे प्रभावित करने के लिए दौलत की नहीं, सच्चे दिल की जरूरत थी। एक वर्ष बाद सिंघानिया कॉरपोरेशन देश की सबसे भरोसेमंद कंपनियों में गिनी जाने लगी। नेहा कर्मचारियों के कल्याण विभाग की प्रमुख बनी और उसने एक नई पहल शुरू की, सम्मान सबसे पहले। अब हर नए कर्मचारी को पहले दिन यही सिखाया जाता था। किसी इंसान का पद बदल सकता है, लेकिन उसका सम्मान कभी कम नहीं होना चाहिए। आर्यन ने अपनी पुरानी चपरासी वाली यूनिफॉर्म को फ्रेम करवाकर अपने केबिन में लगा दिया। जब भी कोई पूछता, सर, यह पुरानी यूनिफॉर्म क्यों? तो वह मुस्कुराकर कहते, यही यूनिफॉर्म मुझे सिखाकर गई कि इंसान की सबसे बड़ी पहचान उसकी कुर्सी नहीं, उसका चरित्र होता है। समय बीतता गया, लेकिन उस यूनिफॉर्म को देखकर हर नया कर्मचारी एक बात जरूर सीखता था, सम्मान मांगने से नहीं मिलता, सम्मान अपने व्यवहार से कमाया जाता है। कहानी की सीख, इस दुनिया में पैसा, पद और ताकत इंसान को बड़ा बना सकते हैं, लेकिन महान नहीं। सच्चा सम्मान सिर्फ अच्छे व्यवहार, ईमानदारी और संस्कारों से मिलता है। जो व्यक्ति हर इंसान के साथ बराबरी का व्यवहार करता है, वही जीवन में सबसे बड़ा इंसान बनता है। और हमेशा याद रखिए, कपड़े देखकर इंसान का मूल्य मत लगाइए, क्योंकि कभी कभी साधारण कपड़ों में खड़ा व्यक्ति ही सबसे असाधारण होता है। सम्मान दीजिए, क्योंकि सम्मान से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता।